जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में चैप्टर नंबर जो 9 है ट्रांसपोर्ट, लास्ट वाला यूनिट आज हम उसको देखने वाले हैं। इंशाल्लाह इस यूनिट के जो शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं वो सारे 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो हमारा पहला जो टॉपिक है आज का वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मैं सबसे पहले बात करूंगी वाटर की। तो वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट की लाइफ में, ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए, टर्गर के लिए, बल्कि वो प्लांट्स के बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन लाइफ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टर्गर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन द सेल। तो ये आपको इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। तो आप लिख सकते हो कि वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, टर्गर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन द सेल। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर की अब्जॉर्प्शन किस तरह से की जाती है। लैंड प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो ज़मीनी पौधे हैं वो कहाँ से पानी को हासिल करेंगे? फ्रॉम सॉइल से, वाटर को भी और मिनरल्स को भी, थ्रू रूट्स के ज़रिए। एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एरियल पार्ट से मुराद यहाँ पे क्या चीज़ है? जो पौधे के फ्लावर हैं, स्टेम्स हैं, पौधे के लीव्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? एरियल पार्ट्स कहलाएंगे। During photosynthesis, food is prepared and transported from leaves to the other parts of the plant for utilization and storage. लैंड प्लांट्स जो हैं वो वाटर को और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के ज़रिए और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। तो ये तो था पानी और मिनरल। अब वो फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लीव्स से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में, यूटिलाइजेशन के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फूड के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उनको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। वस्कुलर टिश्यूज़ का दूसरा नाम जो है वो वस्कुलर बंडल भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में भी आपने सुना होगा। कंडक्टिंग टिश्यूज़ में दो टिश्यूज़ आते हैं, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। तो जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ जो है ये दोनों फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड के लिए इम्पोर्टेंट है। वस्कुलर टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सारे के सारे प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अगर नहीं होते तो किस में नहीं होते? मोसिस और लीवरवर्ट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। तो ये आपका MCQs है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट है? सारे प्लांट्स में है। अगर सिर्फ नहीं है तो मोसिस और लीवरवर्ट्स में नहीं होते जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज़ है। MCQs से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो मोसिस और लीवरवर्ट्स में नहीं होते, बाकी सारे के सारे प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यूज़ में ये होते हैं। दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट बॉडी। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वही प्लांट की बॉडी में वाटर और फूड को वाटर और फूड की मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड जो है वो किस तरीके के साथ हो रही है। फिर हमने ये भी देखा कि वाटर जो है वो किस तरह से अब्जॉर्ब हो रहा है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू जो है वो हम यूज़ तो कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। तो जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाता है और फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करवाता है। इज इट क्लियर? जाइलम जो है, जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। उसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 9 का जो ट्रांसपोर्ट का, वो है कि हाउ वाटर एंड आयन अपटेक अकर इन द प्लांट्स। कि वाटर का और आयन का अपटेक जो है प्लांट्स में वो किस तरीके के साथ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूट्स के फंक्शन को देखेंगे। इन एडिशन टू एंकरिंग द रूट्स, कि रूट का क्या फंक्शन है, वो ना सिर्फ प्लांट को एंकर रखता है बल्कि और भी बहुत सारे वाइटल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। रूट्स ना सिर्फ पौधे को ज़मीन में गाड़े रखती है बल्कि और क्या काम करती है? अब्जॉर्ब करती है वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर और सॉल्ट को अब्जॉर्ब करती है। दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज ऑफ द स्टेम। रूट्स ही कंडक्टिंग टिश्यू प्रोवाइड करेगी ताकि सब्सटेंसेस जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, जो वाटर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टू द टिश्यूज ऑफ द स्टेम को।
उसके बाद यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और आपको डिटेल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी विद डायग्राम ये आना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स के जो पार्ट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स जो हैं, उनमें फर्स्ट वन है कंडक्टिंग टिश्यू, फिर पेरिसाइकिल आ जाएगा और उसके बाद है एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स और उसके बाद एपिडर्मिस होगा और सबसे लास्ट वाला है रूट हेयर्स। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कंडक्टिंग टिश्यूज़, वस्कुलर टिश्यूज़ या वेस्कुलर बंडल एक ही बात है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ में कौन से टिश्यूज़ आएंगे? जाइलम और फ्लोएम आएगा। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। Conducting tissues of roots are grouped in the center to form a rod-shaped core which extend throughout the length of the root. जितनी रूट की लेंथ होगी उतना ही ये कंडक्टिंग टिश्यू जो हैं वो रॉड शेप कोर बना लेते हैं इन द सेंटर ऑफ द रूट्स में। उसको हम क्या नाम देंगे? कंडक्टिंग टिश्यूज़ का। यानी कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट को डिस्कस करें, देखें उसको, तो सबसे अंदर में जो रॉड शेप स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगी वो किसकी होगी? कंडक्टिंग टिश्यूज़ की होगी। उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बाहर, आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज़, देयर इज़ अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल। नैरो एक बारीक सी थिन वॉल्ड सेल होगी, उस थिन वॉल्ड सेल को हम क्या नाम देंगे? पेरिसाइकिल का, जिसने सराउंड किया हुआ है कंडक्टिंग टिश्यूज़ को। कंडक्टिंग टिश्यूज़ को के बाहर, आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू, जिस चीज़ ने कंडक्टिंग टिश्यू को स्टोर किया, सराउंड किया हुआ है, वो चीज़ क्या है? पेरिसाइकिल है। उसके बाद आ गया जी एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स क्या है? A single layer of cells, एंडोडर्मिस सराउंड्स द पेरिसाइकिल। फिर पेरिसाइकिल को किस चीज़ ने सराउंड किया हुआ है? एंडोडर्मिस ने। एक्सटर्नल टू दिस, अब एंडोडर्मिस के बाहर क्या चीज़ है? देयर इज अ ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल। अब एंडोडर्मिस के बाहर जो चीज़ है वो कॉर्टेक्स है। थोड़ा सा अगर आपको गौर करो यहाँ पे, तो सबसे हमने अंदर से बिल्कुल शुरू किया। सबसे अंदर क्या चीज़ है? रॉड शेप कोर जो बना हुआ है वो कंडक्टिंग टिश्यू का है। कंडक्टिंग टिश्यू के बाहर जिस चीज़ ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है वो क्या चीज़ है? पेरिसाइकिल है। तो पेरिसाइकिल को जिसने सराउंड किया हुआ है वो एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस को जो ब्रॉड जोन कॉर्टेक्स का जिसने वो उसको सराउंड किया हुआ है वो लार्ज और थिन वॉल्ड सेल हैं, किस चीज़ के? कॉर्टेक्स के। उसके बाद आ गया जी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी लीफ में है या फिर रूट्स में है तो वो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। द कॉर्टेक्स इज बॉन्डेड टू द आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल। कॉर्टेक्स जो है वो बॉन्डेड होता है आउटसाइड द सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगे और वो सेल क्या कहलाएंगे? एपिडर्मिस कहलाएंगे। एपिडर्मिस मैंने आपको बता दिया, एपी का मतलब क्या है? सबसे बाहर वाला। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाओ तो फिर आप सबसे पहले क्या बताओगे? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के साथ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर फिर क्या चीज़ होगी? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर फिर पेरिसाइकिल है और सबसे अंदर क्या चीज़ है? कंडक्टिंग टिश्यूज़ है। और अगर आप अंदर से बाहर आओ तो सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू के बारे में बताओगे। उसके बाहर फिर पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स है ब्रॉड जोन, और उसके सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस है। और यहाँ पे हम बात करेंगे रूट हेयर्स की भी। रूट्स आल्सो हैव अ क्लस्टर ऑफ द टिनी रूट हेयर्स। रूट्स के पास एक गुच्छा होता है छोटे छोटे रूट हेयर्स का, विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल, जो कि असल में ये एपिडर्मल सेल जो हैं इन्हीं से छोटे छोटे जो रूट हेयर्स निकलते हैं, जो एक्सटेंशन निकलेंगी, उनको हम रूट हेयर्स का नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो रूट हेयर्स हैं, जो टिनी क्लस्टर्स है, जो है टिनी रूट हेयर्स का, इनका फंक्शन क्या है? तो रूट्स का फंक्शन, रूट हेयर्स का जो फंक्शन है, सबसे पहले उसका फंक्शन ये है कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स के लिए, मिनरल्स के लिए। रूट हेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल वेयर दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेसिस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। अब जो सॉइल पार्टिकल्स में जो स्पेस, जो खाली जगह होती है, ये रूट हेयर जो है वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहाँ पे फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इनका किसके साथ? वाटर के साथ। जब हम पानी पौधे को देते हैं तो पौधे के किस हिस्से को हम पानी दे रहे होते हैं? रूट्स वाले पोर्शन को हम पानी दे रहे होते हैं। तो फिर रूट हेयर जो है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है वाटर के साथ।
उसके बाद आ गया जी अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के रूट्स एयर जो है वो किस तरह, अभी तो हमने उसकी लोकेशन पढ़ ली कि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करें अब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से अब्जॉर्प्शन करते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर्स हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट देन द सॉइल वाटर। जो रूट हेयर्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉइल वाटर में। सो वाटर मूव्स बाय ओस्मोसिस इनटू द रूट, तो ओस्मोसिस के ज़रिए पानी जो है वो रूट्स में जाएगा। सॉल्ट्स आल्सो एंटर रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साल्ट्स जो हैं वो भी रूट हेयर्स में आएंगे किसके ज़रिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आफ्टर एंटर, जब वो रूट्स में आ जाएंगे साल्ट, तो फिर क्या होगा, इनटू द रूट हेयर्स वाटर एंड साल्ट्स ट्रेवल थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड रीच जाइलम टिश्यू। साल्ट्स भी और वाटर भी जब रूट हेयर्स में एंड रूट हेयर्स के जरिए रूट में आ चुके हैं तो फिर वो ट्रेवल करेंगे कहाँ, किसके ज़रिए, इंटरसेलुलर स्पेसिस के ज़रिए ट्रेवल करेंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जाइलम टिश्यू के लिए। तो जाइलम टिश्यू जो है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम जाइलम। वाटर एंड सॉल्ट्स आर कैरीड टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स फिर मैं आपको अगेन बताती चलूँ, जो प्लांट्स के जो स्टेम है, जो लीव्स हैं, वो उसके एरियल पार्ट कहलाएंगे। तो फिर इसी तरह के साथ पानी जो है वो ऑब्जॉर्ब भी हो रहा है और कंडक्शन भी हो रही है पानी की एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो किसके जरिए कंडक्शन हो रही है, थ्रू द प्रोसेस थ्रू जाइलम टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू के जरिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ट्रांसपायरेशन का ही, वो मैं आपको बताती चलूँ ट्रांसपोर्ट यूनिट का, वो है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन है क्या, ट्रांसपायरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के जरिए प्लांट सरफेस से जो पानी का लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। The loss of water from plant surface through evaporation is called transpiration. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है वो स्ट्रोमेटल भी हो सकती है, वो क्यूटिकुलर भी हो सकती है और लेंटिसेलर भी ट्रांसपायरेशन भी हो सकती है। अब स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रोमेटा इज कॉल्ड स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर तो वाटर का लॉस जो है वो स्ट्रोमेटा के जरिए हो रहा है तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर वाटर लॉस जो है वो क्यूटिकल के जरिए हो रहा है, जो कि क्यूटिकल कहाँ पे है, लीफ एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, अगर तो वाटर लॉस जो है वो क्यूटिकल के जरिए हो रहा है फिर हम उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। और अगर वाटर लॉस जो है वो लेंटिसेल के जरिए हो रहा है फिर हम उसको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। तो लेंटिसेल जो है वो क्या है, इन द बार्क ऑफ द ट्री, इन द स्टेम में जो स्मॉल प्लांट्स की जो स्मॉल ओपनिंग, स्पेशल ओपनिंग जो होती है जो कि प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स में, उसको हम लेंटी सेल का नाम देते हैं। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट इन द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट, उसको हम क्या नाम देंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उसके बाद आ गया जी स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन किस तरह से होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन अगर थ्रू द स्ट्रोमेटा, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कहाँ से होती है, स्ट्रोमेटा के जरिए होती है और उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन। और स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन में अबाउट 90% वाटर जो है वो एंटर होता है प्लांट में, जो वाटर एंटर होता है प्लांट में अबाउट 90% जो है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लॉस होगा, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। तो ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि कितने % वाटर जो है वो स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन से लॉस होता है। तो 90% वाटर जो प्लांट्स में एंटर होता है वो किसके ज़रिए ट्रांसपायर होगा, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो फैक्टर इसके ट्रांसपायरेशन के फैक्टर नहीं थे, सिग्निफिकेंस आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, सो फैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस को देखने लगे हैं। तो सिग्निफिकेंस में मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपको, ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हाउ ट्रांसपायरेशन इज़ कॉल्ड ए नेसेसरी इवल, कि ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इवल क्यों कहा जाता है। तो वो मैं आपसे दोनों ये बातें शेयर करूँगी कि ये हार्मफुल किस तरीके के साथ है और ट्रांसपायरेशन नेसेसरी किस तरीके के साथ है। Transpiration is called a necessary evil. It means that transpiration is a potentially harmful but is unavoidable too. कि ट्रांसपायरेशन जो है ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी है और इससे बचना नामुमकिन भी है, हम इससे अवॉइड भी नहीं कर सकते।
तो दोनों कंडीशन मैं आपसे शेयर करूंगी कि हाउ ट्रांसपायरेशन इज़ हार्मफुल। ट्रांसपायरेशन इज़ अ हार्मफुल प्रोसेस इन द सेंस दैट ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ द ड्रॉट, जब खुश्क साली की कंडीशन आती है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स रिजल्ट्स इन द सीरियस डेसिकेशन। डेसिकेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जब प्लांट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है, ट्रांसपायर हो चुका होता है। जब पानी प्लांट्स बॉडी को जब पानी की कमी होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, डेसिकेशन का। अगर डेसिकेशन का प्रोसेस हो तो फिर क्या होगा, पत्ते जो है वो मुड़ने शुरू हो जाएंगे, जड़ने शुरू हो जाएंगे और प्लांट की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो हार्मफुल है, ये ट्रांसपायरेशन ईवल है। ट्रांसपायरेशन इज़ अ हार्मफुल प्रोसेस इन द सेंस दैट ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ द ड्रॉट, जब खुश्क साली या बहुत गर्मी होती है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स रिजल्ट इन द सीरियस डेसिकेशन, और पानी अगर प्लांट से वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो वो किसको काज करेगा, डेसिकेशन को काज करेगा। डेसिकेशन के रिजल्ट में विल्टिंग ऑफ द लीफ एंड द डेथ ऑफ द प्लांट अकर हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी किस तरीके के साथ है। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी यहाँ पे बहुत शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन जो है ये एक पुलिंग फोर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसको हम ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, विच इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए कि वो जाइलम या फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू के जरिए कंडक्शन करे, किस चीज़ की, वाटर की और सॉल्ट्स की, रूट से लेके कहाँ तक उसको लेके जाए, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी तक उसको लेके जाए। उसके बाद जो है ट्रांसपायरेशन इसलिए के लिए भी नेसेसरी है कि ये प्लांट बॉडी को कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर्ड फ्रॉम प्लांट सरफेस, जब वाटर जो है वो ट्रांसपायर होता है प्लांट के सरफेस से, तो क्या छोड़ता है, कूलिंग इफेक्ट प्लांट के लिए छोड़ता है। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। आप उसको बताओगे कि हार्मफुल किस तरीके के साथ है और नेसेसरी किस तरीके के साथ है। दूसरी बात ये कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है। वेट सरफेस ऑफ लीफ सेल अलाउ गैशियस एक्सचेंज, जो गिली सरफेस होगी लीफ सेल की, वो गैशियस एक्सचेंज को भी अलाउ करेगी, गैशियस एक्सचेंज भी होगी। तो हमने अभी तीन जो थे वो इसके एडवांटेज पढ़े, या हमने पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन जो वो किस तरीके के साथ नेसेसरी है। एक तो ये कि वो हेल्प करी है गैशियस एक्सचेंज में, फिर दूसरी बात ये है कि वो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर रही है, और तीसरी बात हमने पढ़ी ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल क्या था कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टिंग टिश्यूज़ के लिए, कि वो कंडक्शन करवाए वाटर और सॉल्ट्स की। तो इस तरीके के साथ ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी है। और हार्मफुल किस तरीके के साथ है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जब बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी जो है वो भी बढ़ जाता है। तो खुश्क साली में जब पानी ऑलरेडी कम होगा तो अगर लॉस ऑफ वाटर होगा प्लांट से, डेसिकेशन का प्रोसेस चलेगा, तो विल्टिंग ऑफ द लीव्स और ऑफन डेथ जो है प्लांट की वो भी अकर हो सकती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो हार्मफुल भी है। अगेन मैं आपको बताते चलूँ कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में वो किस तरह से आता है कि हाउ ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से आता शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है, कंपेयर करके कर लो कि नेसेसरी किस तरीके के साथ है और ये हार्मफुल किस तरीके के साथ है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में लेके आपके साथ नई वीडियो लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।